नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक सेकेंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात करी थी। आज हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया भैया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वे रेगुलेटिंग एक्ट जो ना 1773 ने ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल शुरू तो किया था, लेकिन उस एक्ट में बहुत सारी मेजर इंस्टीट्यूशनल फ्लॉ और प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। कौन सी? मल्टीपल प्रॉब्लम देखने मिल रही। जैसे प्रॉब्लम क्या क्या थी? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और उनकी अपनी ही काउंसिल के बीच कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, ये पहला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्लियर ही नहीं था और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पूरी तरह कंफ्यूजन में डूबी हुई थी कि भैया किसके काम क्या है। इसलिए मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे और इन सब स्ट्रक्चर डिफेक्ट को डीप लेवल पर रिजोल्व करने के लिए और कंपनी के गवर्नेंस को डायरेक्ट ओनरशिप के कंट्रोल में लाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ये एक्ट एक्सट्रीमली क्रिटिकली है, बिकॉज इसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल और पॉलिटिकल रूल्स को परमानेंटली अलग किया। पॉलिटिकल अलग होंगे और कमर्शियल अलग होंगे, जिससे डुअल कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। समझ रहे हो बात को? ये ध्यान रखना कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से हमने डुअल कंट्रोल सिस्टम को अपनाया। ठीक है, चलो हम यहाँ तक तो बात कर लिए। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जब 1773 का एक्ट आया था ना, तो उसके मल्टीपल लूप होल्स थे, जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहले तो 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट निकाला, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के पहले कौन सा एक्ट लाया गया था, अमेंडिंग एक्ट, तो आप क्या बोलोगे? 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद कंपनी के बढ़ते कर्जे हो गए और मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, आज तक के सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विलियम पिट्स द यंगर ने एक रिवोल्यूशनरी बिल इंट्रोड्यूस किया भैया, जिसे क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्रिटिश क्राउन की अल्टीमेट सोवरेनिटी सेट करना है कि भैया अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो कब्जा किया गया है लैंड, वो ब्रिटिश इंडिया का है। ठीक है, ये तो हमने डिटेल में बात कर लिया। अब प्रीलिम्स से ओरिएंटेड यदि हाईलाइट पोर्शन को देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके माध्यम से डुअल कंट्रोल, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल कंट्रोल आया। ठीक है, ओवर द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक हाथ कब्जा था, केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब्जा था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी कब्जा हो गया। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था भैया? गवर्नमेंट अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, इतनी हमने बात कर ली फर्स्ट सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन में हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, जैसे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कौन थे? ये कंपनी के ओरिजिनल ओनर्स थे या इन्वेस्टर थे। इस एक्ट के बाद इनका काम सिर्फ कमर्शियल अफेयर, जैसे भी ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, ऑपरेशन होगा, तक के ही लिमिट कर दिया गया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे ना, ये ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कमिश्नर थे और इनका काम था कंपनी के सारे पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स को कम्प्लीटली सुपरवाइज और कंट्रोल करना। ठीक है, चलो हमने सेकेंड टॉपिक की भी अच्छे से बात कर ली। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं। इसमें क्या सेंट्रलाइजेशन एंड सॉवरेनिटी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। कैसे? तो भैया मेन पॉइंट और व्यू से सबसे बड़ा डायनामिक चेंज था, कंपनी के अंडर जितने भी टेरिटरीज थी, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी कब्जा किया था, वह इंडिया में थे। उन्हें पहली बार लीगली और ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया, मतलब भारत में ब्रिटिश का कब्जा पुकारा गया, कहा गया। ठीक है, और ये इस बात का बड़ा सबूत था कि क्राउन अब कंपनी के पीछे छुप कर नहीं बैठा था, बल्कि वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल्स स्ट्रेंथन एनहांस, पावर को बढ़ाया गया और इन्हांस किया गया। कैसे किया गया? चलो बात करते हैं। तो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव पोजीशन को सिक्योर किया गया। उनके काउंसिल के जो मेंबर थे
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में तो 4 थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिए गए। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नर जनरल के साथ एक भी मेंबर खड़ा हो जाए तो उनका डिसीजन कास्केडिंग वोट के जरिए पास हो सकता है। इसके साथ ही मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को क्लियर वर्ड में बंगाल के सबऑर्डिनेट में डाल दिया गया। ठीक है, अब सेक्शन 4 की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कंपैरिजन मैट्रिक्स। तो भैया हमने क्यों इसकी कंपैरिजन करेंगे? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लूफॉल्स के कारण ही तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। तो हम इसके बारे में अगर बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फर्स्ट लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार कंपनी के अफेयर्स को सुपरवाइज किया। ठीक है, लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट जो था ना भैया, उसमें क्या चेंजेस किए गए? सिस्टमेटिक एस्पेक्ट किया गया है, कंट्रोल को एडवांस करते हुए पॉलिटिकल और कमर्शियल ब्रांच को अलग अलग किया गया है, डुअल कंट्रोल को अपनाया गया है। ठीक है, और अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो उसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर 4 थे। डिसीजन लेने में राय और हमेशा खींचतान होती रहती थी। इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या किया गया? मेंबर को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए साइज छोटा किया गया। ठीक है, अब वैक्यू सॉवरेनिटी, कंपनी के टेरिटरी को ऑफिशियल क्राउन का टेरिटरी एसेट नहीं पुकारा गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डायरेक्ट डिक्लेरेशन दिया गया और टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट के 84 के माध्यम से। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नो स्टेट कंट्रोल बॉडी है, सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ही सारे फंक्शन अकेले हैंडल करती है, लेकिन क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से एक डेडिकेटेड एग्जीक्यूटिव विंग बिठा दी गई है 1784 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, चलो हमने इतनी बात कर ली, थोड़ी और बात कर ली जाए तो ठीक ही रहेगा प्रीलिम्स रिवीजन समरी के बारे में। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव देखो टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ द 1773 एक्ट एंड एज ब्रिटिश क्राउन सॉवरेनिटी। ठीक है, डुअल अथॉरिटी जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल। लीगल नाम कहते फर्स्ट टाइम इंडिया लैंड्स रिकॉग्नाइज्ड एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, एग्जीक्यूटिव पुलिस गवर्नर गवर्नर काउंसिल मेंबर काउंट चेंज। जैसे 4 to 3 कर दिया गया कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी तो इसे रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, अब चलो भाई लास्ट रिवीजन में निमोनिक ट्रिक के माध्यम से। तो PITT पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइज एंड टेरिटरी ट्रांसपेरेंसी। जब भी पिट्स इंडिया एक्ट ध्यान आए तो 2 बॉडी का सेपरेशन और ब्रिटिश पोजेशन टर्म को ध्यान रखें, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग फॉर मी और चैनल